अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नदीम बाजकानी। आज हम बात करेंगे ईरान और इसराइल के जंग के बारे में, जहाँ पे इसराइल ने ईरान पे अटैक किया है और ऐसा अटैक किया है कि ईरान क्या पूरी ममालिक जो दुनिया के हैं वो हैरान रह गए हैं कि ईरान को कख पता ही नहीं चला कि अटैक कैसे हुआ और ना ही उस जंग को न्यूट्रलाइज़ करने में कामयाब हुए। सो ये जंग जो है ईरान और इसराइल का सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये पूरे मुसलमान जहाँ भी रहते हैं उनके खिलाफ है। आपने देखा जिस तरीके से जो इसराइल है, जो ज़ुल्म कर रहा है फ़लस्तीनियों पर गज़ा में स्पेशली, वो देखने के अगर आप पिक्स या वीडियोज़ देखेंगे तो वो काबिल देखने के लायक नहीं है। सो आज हम बात करेंगे कि ईरान और इसराइल के वार के बारे में और मुस्लिम वर्सेस यहूद के बारे में। सो हम कहाँ हैं और मुसलमानों का फ्यूचर कहाँ है, और इसराइल ने जो ईरान पे स्ट्राइक किया है जिसमें उन्होंने उनके 200 जहाज़ ईरान के सेंट्रल जो शहर हैं जहाँ पे तेहरान है, जहाँ पे उनके मेन स्ट्रीम जो पावर जो हैं साइंटिस्ट हैं या साइंटिस्ट थे जिनको शहीद किया गया, या उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनको शहीद कर दिया गया, या दूसरे सिर्फ उन्होंने ऐसा फोकस बनाया कि सिर्फ उनको ही टारगेट किया गया और कामयाबी से वो टारगेट करके चले भी गए। सो एक देखा जाए तो ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो टोटल या उनके एजेंसीज का जो सिस्टम है वो टोटल फेल्यूर की तरफ जा रहा है। सो इसराइल ने इतनी जो है जो एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी हासिल की है कि अगर वो चाहे तो मोबाइल में जो है ना अपनी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करके हर बंदे को कहीं-कहीं पे भी ट्रेस करके उसको उड़ा सकता है। जैसे आपने हसन नसरुल्लाह का जो ग्रुप था, उनके खिलाफ उन्होंने एक एक्टिविटी की थी और उन्होंने 40 या 45 लोगों को शहीद या ज़ख्मी किया था और 200 ज़ख्मी हुए थे इसमें। सो ये जो इसराइल है वो सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, ये पूरे मुसलमानों के खिलाफ है। सो अगर हम बात करें जो दुनिया लेवल पे ह्यूमैनिटी बेसिस पे जो बने हुए हैं, यूएनओ है या ओसीआई है या अरब ममालिक हैं, वो कहाँ हैं? सो यूएनओ की डिफरेंस तो मैं आपको ऐसा बता दूं कि जब आप ऐसा सोचें कि उसामा बिन लादेन को बीइंग अ मुस्लिम उनको एक दहशतगर्द करार दिया था, लेकिन सेम उसी यूएनओ में साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन कंट्रीज़ ने ये जो नेतन्याहू है उसको भी जो है दहशतगर्द करार दिया था, और उससे दहशतगर्द करार देने के बाद 5 मिनट के बाद उसको दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया कि आप आ जाएँ, आप अपनी तकरीर करें, स्पीक करें। तो ये यूएनए को डिफरेंसेस हैं कि वो मुसलमान को कहाँ देखता है। अगर मुसलमान अपने राइट के लिए लड़ रहा है तो वो दहशतगर्द है। अगर जो इसराइल का वज़ीर आज़म है उसको अगर कोई दहशतगर्द करता है तो उसको स्पीच के लिए जो है बुलाया जाता है। सो उसके बाद हम आ जाते हैं ओसीआई, जो मुस्लिम ममालिकन का जो एक ग्रुप है वो कहाँ है। अगर किसी को देखें तो कोई भी जो है स्टैंड नहीं ले रहा। ऐसा है कि भीड़े में एक शेर आए और सारे जानवरों को खा जाए और कोई जानवर उसका मुज़ाहमत भी ना करे। ठीक उसी तरीके से जो इसराइल कार्रवाइयाँ कर रहा है चुन-चुन के, जैसे आप शाम में देखा, दूसरे ममालिक में देखा, फ़लस्तीन में देखा, जॉर्डन में देखा, उनके जो है ना अपने वो बने हुए हैं, जो है उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है, और ग्रेटर इसराइल जो उनका ख्वाब है शायद वो उसमें जो मुसलमान हर्डल हैं उनको बनाने में हर्डल्स पेश नहीं आ रहे। पहले वो उन जो एलायंस हैं ईरान के जो भी थे, जैसे शाम था, जैसे जो है जो है इराक था, वो आस्ते आस्ते उनको कदरन जो है कम करता जा रहा है और उसमें कामयाब भी हो रहा है। तो ये फेल्योर सिर्फ ईरान का नहीं है, बल्कि हमारे जो मुसलमान ममालिक जो भी हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तुर्किश या सऊदी अरबिया या जो हैं, वो स्टैंड नहीं ले रहे। अगर वो स्टैंड एक साथ लेंगे तब जाके आवाज़ जो है बन पाएगी। इसके बाद हम देखें कि अगला लाएअमल क्या होगा? अगला क्या होगा कि अगर आप दुश्मन से लड़ते हैं, जो भी चीज़ आपके पास होती है, आप फेंक के मार देते हैं उनको। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज
हम ईरान को देखें, तो ईरान के पास क्या थे, ड्रोन से 200 ड्रोन भेजे तो वो न्यूट्रलाइज़ हो गए, और इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पावरफुल है और उसको न्यूट्रलाइज़ में करने में कामयाब हो रहा है। और न्यूट्रलाइज़ कहाँ हुए, अफ़सोस की बात ये है कि मुसलमान ममालिक जहाँ पे जॉर्डन है उन्होंने की है। सो ये अफ़सोस का मकाम है। जैसे आप शाम में देखें तो शाम के कुछ इलाके जो हैं वो इसराइल ने हासिल किए हैं कि ये हमारे इलाके हैं। सो मुस्लिम कंट्रीज़ जो है ना अभी उसके ज़ेर-ए-ताब आ रहे हैं इसराइल के। सो अगर इन बातों को देखें कि ये जो भी इसके पास ईरान के पास मारने के लिए या बदला लेने के लिए है वो करेगा। अगर उनके पास लास्ट ऑप्शन, अगर उनके पास यूरेनियम है या दूसरी चीज़ें ऐसी हैं जिससे वर्ल्ड वार 3 हो सकता है, वो भी कर सकता है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में बंदा हदें पार कर देता है। जब आप अपने जानशीनी अपने मुल्क के दफ़ा के लिए आते हैं तो आप सब कुछ कुर्बान करने के लिए हाज़िर होते हैं। डू और डाई वाला जो है फ़िलॉसफ़ी आ जाता है। इसके बाद देखते हैं कि इस पूरे मनाज़िर में जहाँ पे ईरान जो है यहाँ पे जो वार की पॉलिसी देखी जाए, जैसे अब आप चंद दिन पहले जाएँ तो आप देखें कि रशिया यूक्रेन का जंग चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया का जंग चल रहा है, फ़लस्तीन में जो है हमास वाले उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, इसराइल में लड़ रहे हैं, और आज इसराइल ने जो है ईरान पे हमला कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि एक थर्ड वार की जो जंग है वो छिड़ गई है। आगे देखते हैं कि इसमें पावरफुल कौन होगा। अगर पावरफुल वही होगा जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी, और ये इसराइल एक अपने मजबूते पे नहीं कर रहा है, उसके पास जो सपोर्ट है वो अ, अमेरिका का है। अगर अमेरिका जो है इस जंग में पीछे खड़ा है और इसराइल को आगे धकेल रहा है, ताकि बज़ाहिर अमेरिका हो और वो अपने आप को एक जो है महफ़िल का सरदार जैसे होता है, वो अपने आप को सरदार समझ रहा है कि मैं तो अमन परस्त हूँ, लेकिन हकीकत में वही जंग का फ़साद का जड़ है। सो ये अमेरिका प्रॉक्सी वर्सेस चाइना, रशिया, और ये जो ब्लॉक बन रही है जिसमें हम भी आते हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, किस तरफ जाते हैं। लेट्स सी, क्योंकि जहाँ पे एडवांस लेवल पे टेक्नोलॉजी यूज़ होगी वहाँ पे रशिया और जो है रशिया है, चाइना है, वो भी अपनी रोल करेंगे। अब देखना ये होगा कि वो अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं या ईरान के साथ या नहीं, या जो भी जंगी सलाहियतें थी उन्होंने ईरान की जो मदद की थी वो भी ऐसे समझे कि अगर उन्होंने मदद की है तो वो नाकाम गए हैं। सो इट्स अ टोटल फेल्योर सिस्टम। सो नेक्स्ट सीन में हम जब अलायंस बनेंगे तो उसमें देखेंगे कि मुस्लिम कंट्रीज़, कौन से मुस्लिम कंट्रीज़ किस अलायंस में जा रहे हैं, अमेरिका के अलायंस में जा रहे हैं या चाइना या रशिया कूद पड़ते हैं तो उसके अलायंस में जा रहे हैं। जैसे आप अफ्रीका में देखें, छोटे से मुल्क में एक नौजवान जो है तरोरे, या उसका नाम क्या है, उसने जिस तरीके से अपने मुल्क को खड़ा किया है, 2 करोड़ पॉपुलेशन को, और 35 इयर्स एज है उनकी, वो एक मिसाल बनता जा रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है जहाँ पे नाइंसाफ़ियाँ होंगी, जंग के अलामत होंगे, वहाँ पे ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो इस्लाम का भी नाम रोशन करेंगे और अपने मुल्क का भी नाम रोशन करेंगे। सो इसके बाद क्या होगा? हम बीइंग अ मुस्लिम हम कहाँ खड़े होंगे अगर ईरान फॉर एग्ज़ाम्पल इस जंग में हार जाता है, फिर क्या होगा? फिर ऐसे समझिए कि मुसलमान पहले से जो डाउनफॉल शुरू हो चुकी थी सल्तनत उस्मानिया के बाद, वो अभी डाउनफॉल शुरू हो चुका है। क्योंकि डाउनफॉल के रीज़न हैं जो हमें बीइंग स्टूडेंट ऑफ साइंस, या जो है हम साइंस के शागिर्द के भी तौर हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि हम फेल्योर की तरफ जा रहे हैं। फेल्योर की कुछ वजूहात हैं। हमने जब हम ताकत में थे तो हमारे पास तलवारें थी, तो हम ताकत में थे। हमारे पास जो है आला किस्म की तलवारें थी, तो हम लड़ने की महारत रखते थे। अगर अभी साइंस में हम पीछे चले गए हैं, टेक्नोलॉजीज़ में हम पीछे चले गए हैं, एआई में हम पीछे चले गए हैं, जो भी रिसेंट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें हम पीछे चले गए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जहाँ पे साइंस नहीं पढ़ाई जाएगी, जहाँ पे साइंटिस्ट पैदा नहीं होंगे, जहाँ पे जो है यूनिवर्सिटियाँ कायम नहीं होंगी, तो वहाँ पे मुसलमान का डाउनफॉल शुरू होगा, और ये डाउनफॉल हम देख रहे हैं। आज भी बीइंग अ मुस्लिम जो है हमारा हक है और हमें खड़ा होना चाहिए।
اپنے مسلمان برادر کے لیے، اور صرف یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اپنے جو بھی پرانے اعمال نامے ہیں ان کو بھی صحیح کرنا ہے، کیونکہ ہمیں سائنس کی دنیا میں آگے قدم رکھنا ہے، اور جب تک ہم سائنس کی دنیا میں قدم رکھیں گے تو کوئی ہمیں بیٹ نہیں کر سکے گا۔ جیسے جس دوران میں آ، اگر ہم شروعات میں سائنس میں عروج پر تھے، اب کیوں نہیں؟ سو یہ ہمارا کوشچن مارک سوال ہے۔ سو اللہ رب پاک جو ہے، جو بھی مسلمان کنٹریز ہیں، فلسطین ہو یا ہمارا فلسطین، غزہ، ایران، شام، جو بھی ملک ہیں، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور ولاگ کے ساتھ حاضر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔